यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम अपनी तैयारी जो कर रहे हैं सीटेट के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 6 to 8 अपनी एनसीईआरटी जो है वो कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी अपनी कर रहे हैं। तो इसमें आज जो हम चैप्टर करेंगे, हम एनसीईआरटी जो है क्लास 8 के हम करें। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो अपनी है 6th और 7th की एनसीईआरटी फिनिश अपनी कर लिया है। तो सारे चैप्टर हमने 6th 7th के यहाँ पर फिनिश कर लिए हैं। आज हम क्लास 8 में जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 13 जो ध्वनि यानी साउंड हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए चैप्टर नंबर जो 13 जो ध्वनि यानी साउंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर साउंड जो है यानी जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चैप्टर अपना पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 12 चैप्टर हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस अपने कर लिए हैं। तो चलिए पहला पॉइंट यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन बनता है, पहला ही क्वेश्चन है साउंड के चैप्टर में हमारा कि अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि जो कालांश यानी पीरियड जब आपके यानी एक जो आपका पीरियड होता है, तो पीरियड के बाद आपके स्कूलों में बेल लगती है। तो बेल के जब जो पीरियड होता है उसका आपको पता कैसे चलता है कि वो समाप्त हो गया है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि जो विद्यालय होता है आपको कैसे ज्ञात हुआ कि पीरियड जो है वो खत्म आपका हो गया, समाप्त आपका हो गया है। तो पहला पॉइंट है दरवाजे की घंटी की जो ध्वनि होती है, जो दरवाजे होते हैं उनकी घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने दस्तक की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल पा जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। या तो आपके जो स्कूलों में क्या होता है, या तो फिर जो आपका घंटी आपकी लगी होती है, बेल आपकी बजती है, तो बेल से आपको पता चलता है। या फिर जैसे लेक्चर आपका ख़त्म होता है, तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद जो दूसरा जो टीचर होता है उसके पैरों की आवाज़ यानी जो उसके खटखटाने की जो आवाज़ होती है, दस्तक की आवाज़, या फिर वो जो गेट होता है उसको खटखटाता है, तो उसकी आवाज़ से आपको पता चलता है कि कोई आया हुआ है। तो प्राय पदचाप सुनकर यानी पैरों की जो आवाज़ होती है उसे सुनकर आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपको लुका छिपी यानी जो आप लुका छिपी वाले गेम खेलते हो तो उसका खेला होगा। इस खेल में खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। क्या बांध दी जाती है? पट्टी जो होती है वो बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। तो जब जो लुका छिपी वाला जो गेम होता है जिस पर आंखों पर पट्टी आपकी बांध दे देते हैं और उसके आसपास जो होते हैं और जो आपके खेलते हैं यानी जो प्लेयर्स होते हैं और सब उसके आसपास आपके रहते हैं, तो उसे जब वो पट्टी बांध लेता है तो उसको पता कैसे चलता है कि जो खिलाड़ी यानी जो खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांधने के बाद उसे अन्य खिलाड़ियों का पकड़ना होता है। तो पकड़ने के साथ साथ उसे कैसे पता चलता है कि यहाँ पर खिलाड़ी है या नहीं, तो वो कैसे उसको जान पाता है। तो इस पर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कौन है, यानी सबसे जो नज़दीक है, नियर में है, वो कौन सा प्लेयर है, कौन सा खिलाड़ी उसके नज़दीक में है। तो ध्वनि जो होता है, जो साउंड यानी ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, इम्पोर्टेंस प्लेस होता है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करता है, यानी एक दूसरे में अगर कांटेक्ट करना है तो यह हमारी हेल्प करता है। हम अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की आप देखते होंगे, यानी हमारे चारों ओर क्या है, विभिन्न अलग अलग तरह की जो ध्वनियाँ होती है, जो साउंड हमारे सुनाई पड़ता है, यानी जो साउंड होता है वो हमें सुनाई देता है। अपने आसपास सुनाई देने वाला जो भी हमारे आसपास जो साउंड होता है, तो जो सुनाई देने वाली जो ध्वनि होती है, जो साउंड की एक लिस्ट आपको तैयार करनी है। अपने विद्यालय का जो आपका विद्यालय है, जहाँ भी आप पढ़ते हो, स्कूल है, उसके संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला या हारमोनियम आदि वाद्य यंत्र की ध्वनियाँ सुनते हैं। देखे होंगे आपने स्कूलों में भी जो होते हैं आपके वाद्य यंत्र वहाँ पर रहते हैं, तो स्कूलों में भी आपके वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। अब है इसमें आपका अगला पॉइंट यहाँ पर, तो ध्वनि जो होती है वो कैसे उत्पन्न आपकी होती है। इसमें अगले यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं, अब यहाँ पर अगले नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होते हैं, जो साउंड है वो उत्पन्न कैसे होता है, तो प्रोड्यूस कैसे होता है। इसके बाद यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचता है। तो जैसे चलो मान लिया कि जो ध्वनि है, जो साउंड है आपका प्रोड्यूस हो गया, तो प्रोड्यूस होने के बाद ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपका जाता कैसे है, पहुँचता कैसे है। यानी अगर जो साउंड होता है वो आपका कहीं और आपका बज रहा है तो आपको सुनाई क्यों दे रहा है। तो ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं और
ध्वनि जो होता है, जो साउंड है, उसको हम किस प्रकार से सुनते हैं। कुछ ध्वनियाँ जो होते हैं वो दूसरे की अपेक्षा प्रबल के होते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ साउंड क्या होते हैं आपके, यानी कुछ साउंड को वो क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं, और जो उसका साउंड यानी जो तेजी वाला जो साउंड होता है, लाउड वाला, वो हमें सुनाई देता है, तो प्रबल की होती है। इस अध्याय में हम ऐसी कुछ ही प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ध्वनियाँ कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। जो ध्वनियाँ होती है वो कैसे, जो ध्वनि होगी वो कैसी वस्तुओं के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जो कंपित आपकी होती है। कैसी होती है, जो कंपित आपकी होती है। तो अब है आपका अगला यहाँ पर नेक्स्ट, जो कंपित का मतलब क्या होता है, जो वाइब्रेट आपकी होते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा जो आपके फ़ोन में होता है, क्या होता है, वाइब्रेशन है। जैसे आपने जो फ़ोन में आप वाइब्रेशन लगा कर रखते हो, तो वाइब्रेशन से क्या होता है, जो फ़ोन आपका होता है तो वो वाइब्रेट करता रहता है, कंपन उसमें लगा रहता है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपका कॉल आ रहा है या मैसेज, जो भी रिंग आप लगाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो फ़ोन वो वाइब्रेट होता है, उसमें आपको पता चल जाता है। विद्यालय की घंटी को, जो विद्यालय की जो घंटी है, जो बैल होती है स्कूल की, जब बज ना रही हो, छूकर आपको देखना है। तो जो विद्यालय की घंटी है, जब वो बज नहीं रही हो, यानी वो आपकी रेस्ट पोजीशन में रहते, तब आपको वो क्या करनी है, जब वो बज नहीं रही तब आपको उसको टच करना है। तो आप कैसे अनुभव करते हैं, तो आप कैसे अनुभव करेंगे, जब यह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छकर देकर, यानी पुनः क्या करना है, आपको इसे छू कर देखना है कि आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं। यानी जब जो ध्वनि होती है वो प्रोड्यूस करती है, उसके बाद आपको इसे दोबारा से क्या करना है, दोबारा इसको छू कर देखना है। और आप देखोगे कि इसमें क्या होता है, जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन, आपका वाइब्रेशन की वहाँ पर फीलिंग आएगी, अनुभव आपको होगा। अब है आपका नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि धातु की जो प्लेट होती है, किसकी जो धातु होती है, जो मेटल्स आपकी होती है। जैसे आपने अपने घरों में बर्तन भी आपने बजाए होंगे, तो उसी तरह यहाँ पर जो मेटल्स होता है, मेटल्स की एक प्लेट आपको लेना है, धातु की एक प्लेट लेना है। या फिर एक कढ़ाई जो होती है, जो कढ़ाई आपकी होती है जिसमें आप हलवा बनाते हो, तो वो कढ़ाई आपको ले लेनी है। इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार आपको लटकानी है कि है किसी दीवार को ना छुए। तो आपको इस तरह ये लटकानी होगी कि इसके आसपास की जो दीवार होगी, यानी ये दीवार को टच नहीं होनी चाहिए, तो दीवार से हटकर आपको लगानी है। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारे, फिर क्या करना है आपको, कोई भी जो छड़ी होती है, कोई भी जो स्टिक वगैरह होती है, उस स्टिक से आपको इस पर चोट मारनी है। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ता है, फिर आपको देखना है कि वहाँ पर आपको कोई साउंड जो होता है वो क्रिएट वहाँ पर हुआ है। प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छूकर देखें। फिर आपको क्या करना है, जो प्लेट है या फिर जो कढ़ाई आपने ली है, उसको आपको धीमे से यानी स्लोली, जो आपकी उंगली होती है, जो फिंगर आपकी है, तो उससे आपको टच कर कर देखना है कि आप कंपनों का अनुभव करते हैं। जो कंपन वहाँ पर होता है, जो वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेट की आपको वहाँ पर फील होता है, तो वाइब्रेशन आपको वहाँ पर पता चलता है। अब है आपका नेक्स्ट यहाँ पर कि प्लेट पर फिर क्या करना है, आपको प्लेट पर फिर से छड़ी से, फिर आपको दोबारा से क्या करना है, जो प्लेट है उस पर आपको, या कढ़ाई आपने लिया उस पर फिर से आपको छड़ी मारनी है, तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। जैसे आपने चोट मारी और चोट मारने के बाद इसको क्या करना है, अपने हाथों से आपको टाइटली ये पकड़ लेना है। नेक्स्ट आता है, तो देखिए यहाँ पर किस तरह आपको लटकाना है। पहले वो पिक्चर देख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इस तरह के जो आपके ये इसमें देखिए, यह आपका हारमोनियम होता है, ये फ्लूट आपका होता है, ये बांसुरी, ये आपका तबला होता है, ये सितार आपका होता है। तो इस तरह आपने अपने जो ये है, यानी ये वाद्य यंत्र जो होते हैं, तो ये आपने देखा होगा, यानी ये सब चीज़ें आपने देखा होगा। ये वाद्य यंत्र आपको जो दिखाए गए हैं, यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं, ये सब आपने कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, स्कूल में आपने देखा होगा, या अपने घर में या कोई फंक्शन वगैरह में जब आप जाते हो वहाँ पर भी आपके देखा होगा। जो इस तरह का आपका म्यूजिकल फंक्शन होता है वहाँ पर आपने ये देखी होगी। अब चलते हैं, हमें क्या देखना था, जो हमने कढ़ाई या फिर जो प्लेट हमने ली थी, जो मेटल की जो प्लेट ली थी वो लटकाई थी, वो किस तरह हमें लटकानी है, यानी बिना दीवार से अड़ाए हुए, यानी दीवार उस पर टच नहीं होनी, दीवार से हटकर हमें उसे लटकाना है। तो किस तरह हम लटकाकर उस पर चोट मार सकते हैं, देखिए इस तरह हमें ये जो लटकाई हुई है, कढ़ाई इसने ली है, तो कढ़ाई को इस तरह हमें लटकाना है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो चारों तरफ क्या है, दीवार आपको नहीं दिख रही होगी, तो दीवार से हटकर हमें इसे लटकाना है। और जब इस पर आपको चोट मारनी है, और चोट मारकर आपको एक बार पहले इसको चोट मारी, तो इसको देखना है इसमें जो कंपन होता है, यानी इसमें कंपन को आपको फील हुआ या नहीं हुआ, यानी ये जो वाइब्रेशन है वो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये आपको महसूस करना है। फिर आपको जब दोबारा से आप इस पर चोट मारोगे, फिर आपको ये चोट मार के तुरंत एक बार क्या करना है, टाइटली आपको पकड़ लेना है, कसकर ये पकड़ लेना है। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद आपका अगला जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, नेक्स्ट आपका अब है, क्या आप
अब भी ध्वनि सुन पाते हो। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब फिर से आपको छूकर देखना है क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हो। तो आपको क्या करना है, जब ध्वनि सुन पाते हो तो इसमें जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस आपका होता है, प्लेट जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसके बाद जब ये बंद कर दे तब इसे छूकर आपको देखना है क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो रबड़ का एक छल्ला आपको लेना है। इसके बाद क्या करना है, जो रबड़ बैंड होता है, रबड़ का आपको एक छल्ला लेना है, एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाना है। जो पेंसिल बॉक्स आप रखते हो, जो जिसमें आप सामान अपना रखते हो, ज्योमेट्री बॉक्स आपका होता है, वो आपको ले लेना है। तो ज्योमेट्री बॉक्स पर आपको वो छल्ला जो है वो आपको चढ़ा लेना है। बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच में 2 पेंसिलें आपको लगानी है। फिर क्या करनी है, बॉक्स और जो आपने रबड़ बैंड यहाँ पर चढ़ाया है बॉक्स पर, तो उसके बीच में क्या करना है, 2 पेंसिल आपको लगा लेनी है। 2 पेंसिल आपको लगा लेनी है, दोनों किनारों पर एक एक पेंसिल आपको लगा लेनी है। अब रबड़ के छल्ले को, जो रबड़ का जो छल्ला होता है, रबड़ बैंड जो आपने लिया है, वो लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। फिर क्या करना है, आपको वो बीच में से खींचकर छोड़ देना है। अब है कि क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है, तो आपको ध्वनि जो होगी वो सुनाई देगी। क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है, तो रबड़ का जो छल्ला होता है वो भी आपका क्या करता है, वाइब्रेट आपका करता है। तो इसमें अब आपका नेक्स्ट आता है, कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को ही कंपन बोला जाता है, वाइब्रेशन आपका बोला जाता है। तो कोई भी जो वस्तु होती है या ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो अपनी जो स्थिति यानी जो वो जहाँ पर भी वो आपका है, यानी जिस भी पोजीशन में वो आपका रहता है, उससे अगर इधर उधर आपका होता है, उसमें कोई भी मूवमेंट आपकी होती है, कोई भी मोशन उसमें आता है ऑब्जेक्ट में, तो मोशन आने के बाद जो मोशन आता है तो उसी को क्या बोला जाता है, वाइब्रेशन आपका बोला जाता है। तो मोशन में जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसे ही वाइब्रेशन आपका बोला जाता है। तो अब है आपका नेक्स्ट, किस तरह आपको छल्ला चढ़ाना है वो देख लेते हैं। देखिए, जो आपको छल्ला चढ़ाना है, ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसमें आप पेंसिल रबड़ कटर अपना रखते हो। तो इसमें रखने के बाद क्या करना है, आपको जो ज्योमेट्री बॉक्स आपने लिया और जो छल्ला आपका होता है सिंपल वाला, आपको जो छल्ला लेना है, रबड़ बैंड जो आता है वो आपने डिब्बे पर लगा लिया, यानी जो ज्योमेट्री बॉक्स आपने लिया बॉक्स पर आपने लगा लिया। इसके अंदर आपने 2 पेंसिल रख देनी है और फिर ये आपका जहाँ से यानी बीच से आपको एक खींचना है और बीच से खींचकर छोड़ने देने के बाद आपको देखना है जो छल्ला होता है, जो बैंड है, वो कंपन होता है, यानी उसमें कंपन हुआ है वो आपको देखना है। ठीक है, अब यह आप जो एक्सपेरिमेंट है अपने जो घर होता है वो आप कर सकते हो। इसी तरह जैसे आपने देखा होगा जो थाली आपके घरों में होती है, जो थाली होती है, जब जो थाली में आपका चम्मच वगैरह या कुछ भी उसमें जो थाली में पीटते हो, यानी जो थाली आपकी होती है, प्लेट वगैरह आपके घरों में होती है, उनको आप पीटते हो, तो उसमें भी क्या होता है, कंपन आपका आता है, वाइब्रेशन वहाँ पर आता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम यही देखेंगे। अब है इसमें सबसे पहले, जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित यानी प्लक करते हैं, क्या करते हैं, प्लक उसको करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं, तो यह कंपन करता है। तो वहाँ पर भी वाइब्रेशन आपका होता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। और जो ध्वनि यानी हल्का सा वहाँ पर साउंड आपको सुनाई देता है जब यह कंपन करना बंद कर देता है। जब यह कंपन जो होता है, जो वाइब्रेशन करना बंद कर देगा तो ध्वनि बंद हो जाते हैं। जैसे ही वाइब्रेशन बंद होगा तो जो ध्वनि होता है, यानी ध्वनि आपकी तभी बंद होती है जब जो वाइब्रेशन आपका बंद हो जाता है। जैसे ही वाइब्रेशन आपका बंद हुआ तो जो साउंड आ रहा है वो भी आपका बंद हो जाएगा। धातु की एक, अब आपको क्या करना है, जो धातु होता है, जो मेटल है, उसकी एक थाली आपको लेनी है। क्या लेनी है, जो मेटल डिश होती है तो मेटल डिश आपको ले लेनी है, थाली आपको ले लेनी है। इसमें कुछ जल डाले, फिर क्या करना है, कुछ जो जल होता है, जो वाटर है, वो आपको थाली में डालना है। एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए। तो एक चम्मच से क्या करना है, आपको जो इसका किनारा होता है तो एक किनारे पर आपको आघात कीजिए। तो अब है कि क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं। अब है कि जो क्या आप यहाँ पर ध्वनि जो साउंड होता है वो सुन पाओगे। थाली पर पुनः आघात कीजिए। फिर आपको जो थाली है, जो मेटल डिश आपने ली है, उस पर दोबारा से आपको आघात करना है और तब इसे छूकर देखना। और फिर आपको इसे छूकर देखना है कि आप थाली का कंपित होता अनुभव करते हैं। जो थाली है, जो मेटल डिश आपने लिया, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो थाली पर पुनः आघात कीजिए। जल की सतह को फिर देखिए। फिर जो जल की जो सतह होती है, वाटर सरफेस आपका है, वो भी आपको देखना है। अब है नेक्स्ट, यहाँ पर जो क्वेश्चन बना, क्या आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पाते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई तरंगे जो होती है वो देखी। अब आपको थाली को पकड़िए। अब क्या करना है, आपको जो थाली है, जो प्लेट आपने मेटल डिश ली है, उसको आपको पकड़ना है। तो मेटल डिश आपने पकड़ ली,
फिर है आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं। जो जल की जो सतह है, वाटर का जो सरफेस है, उसमें जो परिवर्तन है, जो चेंजेस आया वो क्या आया। क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। जो ये परिवर्तन आपने देखा, जो चेंजेस देखा, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या। इससे वस्तु है, जो आपके ऑब्जेक्ट है, उसमें कंपन जो हुआ, यानी कंपन जो वाइब्रेशन हुआ, उसको ध्वनि के साथ, जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसके जोड़ने का कोई इंडिकेट आप दे सकते हो, यानी कोई साइन आप दे सकते हो, संकेत आपको मिलता है। तो कोई जो संकेत जो होता है, साइन आपका है, वो मिलता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, तो इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तु, जो कंपायमान जो वस्तु होती है, वाइब्रेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन जब वस्तुओं में होता है, वो ध्वनि उत्पन्न करती है, साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से, कुछ सिचुएशन में क्या होता है, जो वाइब्रेशन होता है हमें इजीली दिखाई देता है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम यानी एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर हमने देखा होगा, ज़्यादातर सिचुएशन में आपका ये होता है, जो आयाम यानी जो एम्पलीट्यूड होता है, वो इतना ज़्यादा कम होता है कि हम उसे देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, हम इनका अनुभव कर सकते हैं, यानी इसको फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नारियल। जैसे आपका है कि नारियल जो होता है, जो नारियल होता है, तो नारियल का एक खोखला खोल आपको ले लेना है। जैसे नारियल का खोखला खोल होता है, उसको आपको ले लेना है और उससे एक वाद्ययंत्र, एक तारा बनाना है। फिर उससे हम जो एक वाद्ययंत्र होता है, एक जो तारा होता है, वो हम बना लेंगे। तो एक तारा जैसे हमने यहाँ पे बना लिया, तो तारा बनाने के लिए क्या करना है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका एक तारा होता है, वो आपको बनाना है। इससे आप किसी मिट्टी के बर्तन से, यानी आप इसे किससे, जो मिट्टी का जो बर्तन आता है, तो उससे भी आप बना सकते हैं। इस वाद्ययंत्र को फिर आपको बजाना है। जो वाद्ययंत्र आपने बनाया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको आपको फिर क्या करना है, बजाना है और इसका कंपायमान भाग को पहचानें। जो इसका वाइब्रेशन वाला जो पोर्शन है, यानी जो वो पार्ट जो है इसका वाइब्रेट करता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट इसमें वाइब्रेट करता है। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक लिस्ट भी आपको बनानी है, यानी इस तरह के जो वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी एक लिस्ट आपको रेडी करनी है और इनके कंपायमान भागों को पहचाना। और फिर जो इनमें वाइब्रेशन जो पार्ट होता है, वो आपको आइडेंटिफाई भी करना है कि इसमें कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है। तो वाद्ययंत्र तथा उनके कंपायनमेंट मार्ग जो आपके हैं। अब आगे की वाद्ययंत्र जो होता है, तो उससे पहले हमने नारियल वाला देखा है, यानी इसमें जो एक तारा आपने बनाया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बना है, वो किस तरह आप बना सकते हो नारियल के खोल से, वो देखते हैं। यानी उसकी पिक्चर यहाँ पर देख लेते हैं, देन हम आगे अपने बढ़ेंगे। देखिए इस तरह आप जो है नारियल के खोल से, जो नारियल का जो खोखला खोल होता है, उससे आप ये वाद्ययंत्र तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आप इसको बजाकर देख सकते हैं कि जो नारियल का वो कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट आपका करता है। तो ये एक तारा जो है नारियल के खोल से आपका बनाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम आगे। देखिए इसके बाद आता है जो वाद्ययंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तथा उनके जो कंपायमान जो भाग होते हैं, यानी जो वाइब्रेटिंग पार्ट आपके हैं। तो पहले आपको दिया गया है वाद्ययंत्र जो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा, इसके बाद तबला, वीणा और तबला यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा जो पार्ट होता है जो वाइब्रेट आपका करता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कंपमान आपका है, यानी कंपन वाइब्रेटिंग जो पार्ट होता है। तो वाइब्रेशन पार्ट जो होता है प्रोड्यूसिंग साउंड, तो कौन सा पार्ट होता है, तानित डोरी। जो वीणा में होता है वो तानित डोरी आपकी होती है, एक तार होता है। और इसमें जो तबला होता है, इसमें तानित झिल्ली होती है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन आपकी होती है, उसके द्वारा इस पर आपका जो साउंड होता है वो आपका आता है। अब है आपका समय था, आपने मंजीरा या झांझ, घटम तथा नूट, जो मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्ययंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। तो जैसे आपने तबला आपने देखा होगा, या फिर जो मंजीरा, यानी मंजीरा आपका होता है, और तबला आपने यहाँ पर देखा होगा जो आपका बजाया जाता है। तो इसके बारे में इसमें बात की गई, जो मिट्टी के बर्तन से, मिट्टी से आपका बना होता है। तो इन वाद्ययंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। तो इन वाद्ययंत्रों को केवल पीटा जाता है। जैसे आपने तबले को बजाते हुए आपने देखा होगा, तो इस पर सिर्फ आपकी चोट यानी आघात इसको किया जाता है। अब है नेक्स्ट आपका, इससे पहले हम जो मंजीरा होता है वो किस तरह का आपका होता है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, ये होती है मंजीरा, ये आपने देखे भी होगा, ये मंजीरा आपका होता है। ये क्या है, मंजीरा होता है। ये मंजीरा जो आपका बैंड आता है, तो बैंड में भी इस तरह का आपका मंजीरा होता है, जो झुन 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 की आवाज़ जिसमें से आती है। और ये आपका होता है तबला, ये क्या है, तबला आपका है।
ये दोनों पिक्चर जिसमें आपको, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, चलिए अब अगला पॉइंट हमारा आएगा कि इसमें क्या करना है। हमें नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट लेना है जिसमें 6 से 8 बाउल और टम्बलर्स। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं, तो आप अपने आप भी एक वाद्य यंत्र जो है वो रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं। धातु के 6-8 कटोरे, क्या करना है आपको, यानी इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, धातु जो होते हैं, जो मेटल आपकी होती है, उसके आपको 6 या 8 कटोरे या फिर गिलास आपको ले लेना है। गिलास आपने ले लिया, इनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए, यानी जल का जब तक जो बढ़ता है, जो स्तर होता है, लेवल होता है, उस तक आपको भरना है। अब एक पेंसिल लेकर, एक आपको पेंसिल लेनी है, लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक पर आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनोगे, तो ये आपने देखा होगा। तो फिर क्या, इस पर आपको जो सुखद ध्वनि होती है वो आपको सुनाई देगी। यह आपका जल तरंग होता है। तो ये क्या होता है, जल तरंग आपका होता है। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितारा के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई देती है। तो हमें केवल क्या, जो तार होता है, जो वायर होता है, उसका जो साउंड होता है वो ही हमें सुनाई देता है। अब है आपका अगला पॉइंट नेक्स्ट, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है। वह रियलिटी में क्या होता है, पूरा का पूरा जो यंत्र होता है वो कंपन आपका करता है। तो पूरा का पूरा जो आपका यंत्र होता है वो पूरा आपका कंपन करता है, और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। और इस जो पूरा कंपन, यानी जो यंत्र होता है पूरा का पूरा वो कंपन आपका करता है, वाइब्रेट होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड हम प्रोड्यूस होता है वो हम सुनते हैं। तो साउंड जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज वहां पर सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? तो अब क्वेश्चन बना, जब हम बोलते हैं, यानी जब हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो बोलते टाइम जो हमारी बॉडी होती है, तो बॉडी का कौन सा पार्ट वाइब्रेशन करता है? तो इसमें पूछा गया है कि जो बॉडी का जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है जो वाइब्रेट आपका करेगा, कंपन करता है बोलने के टाइम पर। तो जैसे अब हम बोल रहे हैं तो इस टाइम पर जो हमारा जो कौन सा वो पार्ट है बॉडी का जो वाइब्रेट आपका होगा, तो मनुष्य या मानवों के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है, तो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है बाय ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस हुआ उसको जानेंगे अब हम एक एक करके यहाँ पर। तो पहला पॉइंट आता है कि कुछ समय तक आपको जोर से बोलिए या गाना गाइए। जो कुछ टाइम तक आपको क्या करना है, जोर से आपको बोलना है, या फिर जो गाना होता है वो आपको गाना है, अथवा भोरे की तरह गुंजन कीजिए। जो भोरा होता है यानी गाने को गुनगुनाना है, यानी उसका गुंजन करना है, उसको गाना आपको है। तो अपने हाथ को फिर आपको क्या करना है, जो आपके हाथ होते हैं या अपने कंठ पर रखना। फिर जो आपका हाथ है या आपको अपना जो कंठ होता है उस पर आपको रखना है, जो कंठ होता है यहाँ पर आपको रखना है। फिर आपको क्या, आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है वाक्य यंत्र। तो जो वॉइस बॉक्स होता है वुमेन्स में, उस पर आपको अपना हाथ रख लेना है। देन आपको फील होगा कि वहाँ पर कंपन होता है या नहीं, तो वाइब्रेशन जो वाइब्रेट वहाँ पर होता है। इसके बाद आता है कि मानवों में ध्वनि जो होती है, जो मानव होता है उसमें ध्वनि वाक्यंत्र अथवा कंठ जो लैरिंग्स के द्वारा उत्पन्न होती है। तो मानवों में जो मानव होता है, जो ह्यूमंस होता है, उसमें जो साउंड होता है जो साउंड आपका होता है सॉरी, जो मानवों में ध्वनि वाक्यंत्र अथवा जो कंठ यानी लैरिंग्स के द्वारा आपका उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखे, जो आपको उंगली रखनी है वो जो कंठ होता है उस पर आपको रखनी है, तथा एक कठोर उभार को खोजिए। फिर जो एक कठोर सा उभार आपका आता है उसको आपको खोजना है, जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते टाइम जो आपका खाना आप यानी जो यहाँ पर आपका गर्दन में या आपका जो नेक में होता है, ये आपको क्या करना है, ये आपका चलता है, यानी उभरा हुआ जो सिरा होता है, उभरा हुआ को आपने खोज लिया। उसके बाद जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते टाइम आपने देखा होगा जब आप खाना नीचे यानी जब मुंह से आपका नेक की तरफ को नीचे की ओर आपका बढ़ता है, उस टाइम पर वो आपका चलता हुआ आपको प्रतीत होता है। तो शरीर का यही भाग क्या होता है, वाक्यंत्र आपका कहलाता है। तो शरीर का यानी बॉडी का यही पार्ट आपका क्या कहलाता है, वाक्यंत्र आपका कहलाता है। यही पार्ट आपका वाक्यंत्र कहा जाता है। अब है आपका नेक्स्ट
पॉइंट, यानी यही जो ये वाक्यंत्र को बोला जाता है वॉइस बॉक्स। कौन सा? यानी वॉइस बॉक्स आपका होता है, ये वाक्यंत्र आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका, तो वाक्यंत्र होता कहाँ है, चलिए इसका एक बार पिक्चर देख लेते हैं कि वाक्यंत्र किसको हम बोल रहे हैं। जो वॉइस बॉक्स होता है, देखिए ये आपका क्या होता है, यहाँ पर आपको जो दिखा है ये उभरा हुआ जो शिरा होता है, यही आपका वॉइस बॉक्स आपका बोला जाता है। यही होता है वाक्य यंत्र। यही क्या होता है, वाक्य यंत्र। तो इसे आप जब छू कर देखोगे, टच कर कर आप देखोगे, तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन आपका होता है, कंपन आपका होता है। तो ये जो होता है, ये फीमेल में इसकी जो बाहर, यानी इसका जो बाहरी शिरा होता है, यानी ये आपका बाहर का उभरा हुआ आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो मेल होता है, इनका वॉइस बॉक्स कैसा होता है, बाहर की तरफ आपका होता है। जो हमने एनिमल्स में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने देखा था। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के जब हम बात कर रहे थे, वहाँ पर हमारा जो वॉइस बॉक्स है वहाँ पर चर्चा की गई थी जो आवाज़ के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है इसमें हमारा कि यह है श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर, यानी जो श्वसन नली हमारी होती है जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो उस नली के ऊपरी सिरे पर होता है। तो श्वसन नली के जो ऊपर का सिरा होता है वहाँ पर यह आपका होता है वाक्यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। तो वायु के निकलने के लिए वहाँ पर संकीर्ण जो झिरी होती है वो आपकी बनी होती है। जब फेफड़े जो हमारे लंग्स होते हैं वो वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होता है। तो तब क्या होता है, जो वाक तंतु होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाक तंतु कंपित होते हैं। तो वाक तंतु उस टाइम पर कंपित होते हैं, वाइब्रेट आपके होते हैं, और जिससे ध्वनि उत्पन्न होते हैं। जिससे क्या होता है, जो ध्वनि होती है, जो साउंड आपका प्रोड्यूस होता है। अब है वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकते हैं। जो वाक तंतु से जुड़ी हुई जो मसल्स होती है, जो जुड़ी हुई क्या होती है, जो मसल होती है, मसल क्या करती है, जो तंतुओं को तना हुआ या तो फिर वो टाइट कर देगी या फिर उसको थिन कर देते हैं, यानी तना हुआ होगा या फिर वो लूज आपका रहता है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं, जब जो वाक तंतु तने हुए होते हैं, टाइट होते हैं, या फिर वो पतले होते हैं, थिन आपके होते हैं, तो तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न हो जाते हैं, डिफरेंट आपकी हो जाती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, जब जो वाक तंतु होते हैं, जो जब क्या होगा, जो वाक तंतु यानी वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं उस टाइम पर ये ढीले और मोटे आपके हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करता है। जो वाक तंतु है वो कार्य किस प्रकार करता है, तो वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन क्या होता है, वाक तंतु यानी जो वोकल कॉर्ड्स है उसका फंक्शन क्या होता है। तो पहला पॉइंट है, समान साइज की रबड़ की दो पट्टियाँ आपको लेनी है। समान साइज की जो रबड़ आती है उसकी दो पट्टियाँ आपने ले ली, आई ना। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर आपको तानना है। कसकर आपको जब ताननी है, अब इनके बीच के अंतराल जो दरार इसमें आती है, जो क्रैक्स आती है, दरार आई, उसमें आपको हवा फूकनी है। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तब भी क्या होगी, ध्वनि जो साउंड होता है वो आपका प्रोड्यूस होगा। इन एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिरी बनी हो की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप यानी जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप रिपीट कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट आपका कि कागज जो है उसको अपनी उंगलियों के बीच की भांति पकड़ना है। फिर जो कागज होता है उसे आपको कैसे पकड़ना है, जो आपकी उंगलियों के बीच की भांति आपको वो पकड़ लेना है। अब झिरी के बीच से हवा फूके, फिर क्या करना है, जो झिरी जो स्पेस वहाँ पर रह गया उसके बीच से आपको हवा फूकनी होगी। हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो हमारे जो वाक तंतु होते हैं, वोकल कार्ड्स होते हैं, वो भी इसी तरह जो साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई, जो पुरुषों होता है, ये आपसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोनों लाइन है कि पुरुषों का जो वाक तंतु होता है, वोकल कार्ड्स की जो लेंथ होती है वो 20 mm आपकी होती है। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनकी इसकी जो लंबाई है वो अप्रोक्स 15 mm आपकी होती है, यानी 15 mm होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे। जो बच्चे होते हैं तो उनके वाक तंतु जो होते हैं, वोकल कॉर्ड्स, वो बहुत ही छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ जो ध्वनियाँ होती है, वोकल साउंड आपका होता है वो डिफरेंट होता है।
तो जैसे आप देखते होगे तो सभी का जो साउंड होता है यानी वोकल की जो साउंड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आप देखते हो। तो यही रीज़न है कि उनका जो ध्वनियाँ होती है वो डिफरेंट आपकी होती हैं। ध्वनि संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि संचारण के लिए किसके, एक मीडियम की हमें ज़रूरत होती है। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारते हो, यानी आपके और आपकी जो फ्रेंड है उनके बीच में डिस्टेंस है, यानी थोड़ा सा डिस्टेंस है, और कुछ दूरी पर खड़ी होकर आप अपनी सहेली को आवाज़ लगाते हो या अपनी फ्रेंड को आवाज़ लगाते हो, तो आपकी जो सहेली है आपकी आवाज़ को सुन पाती है। तो आपकी सहेली फिर भी जो आपकी आवाज़ है, जो आपने उसको आवाज़ लगाई, वो सुन लेती है। तो उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुँचती है, तो जो ध्वनि उसके पास पहुँची वो किस वजह से पहुँची, यानी किस कारण उसके पास तक जो ध्वनि का साउंड होता है यानी जो साउंड है वो पहुंच गया। तो पहला यहाँ पर है कि धातु अथवा कांच का है, इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो धातु होता है, मेटल है, या फिर जो ग्लास होता है उसका गिलास आपको लेना है, कांच का गिलास आपने ले लिया। सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो, सुनिश्चित यानी ये आपका सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें पानी आपका नहीं रहना चाहिए। इसमें एक सेल फोन रखिए, जो सेल फोन होता है, जो आपका फ़ोन है वो आपको यहाँ पर रख लेना है। याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए, यानी ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेल फोन आपको पानी में नहीं रखना है, वाटर में आपको नहीं रखना है। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन, यानी फिर आपको दूसरा कोई आपके घर में फ़ोन हो तो उससे आपको फ़ोन वहाँ पर करना है, यानी जो फ़ोन आपने गिलास में रखा हुआ है उस फोन पर आपको फोन करना है। घंटी की जो ध्वनि है वो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। जो घंटी यानी जो फोन की जो बैल होगी, उस बैल का जो साउंड है वो आपको केयरफुल सुनना है। अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए। फिर क्या करना है, जो गिलास के जो किनारे होते हैं उनको आपको अपने हाथों से टाइटली यानी सटाकर आपको पकड़ लेना है। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखिए, खाली जो जगह है वहाँ पर आपको सटाकर रखना है। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए, गिलास में से जो गिलास लिया उसमें वायु को मुंह के द्वारा आप खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। तो क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से फिर आपको हटाना है, क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? बिल्कुल सही, आपका ऐसा ही आपका होता है। तो इस तरह आपका होता है। तो अब आपका नेक्स्ट आता है इसके बाद तो किस तरह आपको करना है ये पिक्चर के साथ समझते हैं। पिक्चर आपको दी गई है, ये आपने एक्सपेरिमेंट अपने घरों में किया भी होगा। जब आप बर्तन जो होता है यानी गिलास, जब आप पानी पीते हो तो उस टाइम पर भी आप कर लेते हो, यानी जब आपका गिलास सूखा रहता है तो आप क्या करते हो, जो बर्तन होता है वो अपने मुँह पर लगाकर आप देखते हो। तो उस तरह ही आपका इसमें फ़ोन के साथ आपको ये करना है, जो एक्सपेरिमेंट है फ़ोन के साथ आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। किस तरह आपको लगाना है, चलिए ये पिक्चर आपको दी गई है। तो पिक्चर देखिए, जो छल्ले आपको लेने हैं या आपको इस तरह आपको छल्ले लेने हैं और उसके बीच में जो स्पेस आपका बच जाता है वहाँ पर आपको फूंक मारनी है। इसी तरह आपका सेकंड पिक्चर दी गई है पेपर वाली, तो बीच में जो जगह बची है यहाँ से आपको फूंक मारनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो एक्सपेरिमेंट था फ़ोन वाला। तो फ़ोन वाले की ये आपका जो फ़ोन है, देखिए सूखे गिलास में आपको जो सूखा हुआ गिलास होता है उसमें आपको रखना है, और किस तरह फिर आपको जो मुँह पर लगाना है वो इस तरह आपको पकड़ कर, यानी इसमें से हवा पास ना हो, इस तरह आपको ये लगाना है। चलिए, ये आपको इस तरह आपने लगा लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो अब आपके मन में आया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि जैसे ही वायु की जो मात्रा है वो कम आपकी हो गई, यानी वायु की जब मात्रा कम हो गई तो घंटी भी क्या हो गई आपकी, कम हो जाती है। तो इसका कोई रिलेशन आपस में है कि वायु का और जो साउंड का आपस में रिलेशन है? तो वास्तव में यदि आप गिलास में से, रियलिटी ये होती है कि यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। अगर रियलिटी में अगर वहाँ पर जो साउंड आपको सुनाई देता है वो एयर की वजह से आपको सुनाई देता है, वायु की वजह से आपको सुनाई देता है। अगर आप जो गिलास वाला एक्सपेरिमेंट आपने किया है तो गिलास में से जितनी भी यानी सारी की सारी जो वायु होती है, जो एयर होती है, अगर आप वो सारी की सारी वहाँ से बाहर खींच लेते तो आपको साउंड जो है, जो ध्वनि है वो आपको सुनाई देना बंद हो जाती।
इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण यानी जो ध्वनि है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम यानी कोई मीडियम आपको चाहिए। जैसे आपको एक जगह से, जैसे आप घूमने के लिए जाते हो, कहीं भी आप घूमने के लिए जाते हो तो आपको एक मीडियम चाहिए, यानी जाने के लिए आप क्या, कोई भी जो आपका होता है यानी व्हीकल्स के साथ आप जाते हो, कोई ना कोई व्हीकल्स लेते हो। तो जैसे उसी तरह क्या है आपका जो साउंड होता है, जो साउंड होता है, जो ध्वनि आपकी है, तो ध्वनि को भी इधर उधर यानी जो ध्वनि है उसको क्या चाहिए, जो मीडियम चाहिए, एयर आपका चाहिए, यानी दूसरे व्यक्ति तक या दूसरी जगह तक जाने के लिए उसको क्या चाहिए, तो एयर के कारण वो आपकी जाती है, यानी इसको जो मीडियम होता है वो एयर आपका होता है। तो साउंड का मीडियम आपको पता चल गया कि जो साउंड है वो जो होता है मीडियम की वजह से आपका सुनाई देता है। तो मीडियम क्या है, एयर आपकी हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके आगे अगला पॉइंट है, जब किसी बर्तन में से, कोई भी आपका बर्तन होता है तो बर्तन जो होता है उसमें से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात। तो बर्तन में क्या है, निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो ध्वनि क्या होगी, ध्वनि जो होती है वो निर्वात में आपके संचारित नहीं हो सकती। अब है, क्या ध्वनि ध्रुवों में संचारित होती है। तो ध्वनि होती है जो ध्रुव होता है तो उसमें वो संचारित हो जाएगी, जो ध्रुव आपका होता है उसमें ये संचारित होती है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि ध्रुवों में ये आपका संचारित होती है या नहीं। चलिए इसमें सबसे पहले अब आपका आता है अगला पॉइंट, जो ध्रुव आपका होता है यानी जो लिक्विड आपका होता है, तो लिक्विड में ये आपका ट्रैवल कर पाती है, संचरित होती है या नहीं। पहला पॉइंट है कि एक बाल्टी लेनी है आपको, एक जो बाल्टी है या फिर जो स्नान टब आपका होता है, जो जिसमें आप नहाते हो वो टब आपको ले लेना है। इसे स्वच्छ जल से आपको भरना है, फ्रेश वाटर जो है उससे आपको फिल कर लेना है। एक हाथ में एक छोटी घंटी आपको लेनी है। फिर क्या करना है, जो एक हाथ होता है उसमें आपको एक जो छोटी घंटी आपके आते हैं, जो मंदिरों वगैरह में भी आप बजाते हो तो उस तरह की घंटी आप ले सकते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। तो ध्वनि को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है, जो बैल आपने लिया है, जो घंटी आपने ली रहे हैं, ये आपको जो जल आपने भरा है यानी जो बाथटब आपने लिया है उसमें जो पानी भरा है उसमें आपको ये हिलानी है। तो हिलाने के बाद ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो घंटी होती है वो ना तो बाल्टी को छूनी चाहिए और ना ही जो बाल्टी होते हैं या फिर जो टब का जो दीवार यानी जो उसके साइड वॉल आपका होता है, तो बाल्टी या फिर इसको जो आपका टब लिया है उसमें टच नहीं होनी चाहिए। तो आपको बीच में आपको रखना है जिससे कहीं और आपकी टच ना हो। अपने कान को, जो आपके कान है यानी जो ईयर आपके हैं, उनको जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए, सतर्क रहे, जल आपके कान में प्रवेश न करे। ये भी आपको रखना यानी अलर्ट आपको रहना है कि जो जल है आपके कान में एंटर ना कर जाए। तो क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं। फिर आपको सुनना है कि जो घंटी होती है, घंटी का जो साउंड है यानी बैल का जो साउंड है वो आपको सुनाई दे रहा है क्या। इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण ध्रुवों में हो सकता है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो साउंड है, साउंड का जो संचरण होता है यानी जो ट्रैवल कर पाते हैं वो लिक्विड में भी आपकी ट्रैवल कर लेगी। तो अब है आपका नेक्स्ट, हाँ, तो हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों को आदान प्रदान पाते होंगे। जो डॉल्फिन होती है या फिर जो व्हेल होती है वो वाटर के अंदर जो होता है, जो उनको संदेश मिलते हैं यानी जो उनको संदेश मिलते हैं वो किस तरह, यानी वो क्या, जो आपका लिक्विड में भी जो आपका साउंड होता है वो आपका ट्रैवल करता है। तो लिक्विड में भी साउंड आपको सुनाई देता है। इस वजह से डॉल्फिन और जो व्हेल होते हैं उनको जल के अंदर जो होता है आदान प्रदान का उससे पता चल जाता है। तो अब आता है नेक्स्ट आपका, इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि किस तरह आपको घंटी बजानी है, ये भी आप देख लीजिए। चलिए पिक्चर देखते हैं इसमें। देखिए इस तरह आपको एक जो बाथटब होता है या फिर जो बाल्टी आपके घरों में होती है जिससे आप नहाते हो, तो वो बाल्टी आपको ले लेनी है और इसमें जो आपको पानी भरने के बाद, पानी आपने यहाँ पर भर लिया, तो पानी भरने के बाद जो घंटी आपके घरों में मंदिरों में रहती है वो वाली छोटे वाली घंटी आपको ले लेनी है और पानी में आपको डाल के, यानी इसकी जो दीवार होती है यानी बर्तन, जो भी आपने जो बर्तन लिया है, बाल्टी वगैरह ली है, उसकी जो चारों तरफ की जो दीवारें होती है उसको वो टच नहीं करनी चाहिए। तो बीचों बीच आप रखोगे। तो बीचों बीच रखने के बाद जब इसे आप बजाओगे यानी को हिलाओगे, तो हिलाने के बाद एक तरफ से एक हाथ से आप हिला रहे हो, दूसरा जो कान आपका, ये जो कान है ये आपको पानी की जो सतह आपको दी गई है, सरफेस आपको दिया गया है, इस तरह आपको लगानी है जिससे ना तो आपका पानी जो होता है वो आपके जो पानी है वो कान में एंटर नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ आपको जो ध्वनि है वो सुनाई पड़े। तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस पे आपको नहीं रखना, लेकिन पानी से थोड़ा सा ऊपर करके आप रख सकते हो जी। और फिर इसका जो साउंड है, जो साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो आपको सुनना है कि ध्वनि का जो साउंड है वो आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। अगर आपको साउंड सुनाई दे रहा है तो क्या, यानी जो लिक्विड में भी क्या होता है, जो लिक्विड में भी आपका जो साउंड होता है वो आपका ट्रैवल कर पाता है।
ट्रैवल कर पाता है। तो लिक्विड यानी जो लिक्विड चीज़ होती है, द्रव आपका है, तो द्रव में भी पानी जो ध्वनि होती है उसका वो आपकी प्रोड्यूस होती है, ध्वनि आपकी ट्रैवल कर पाते हैं, संचारित आपकी कर पाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आएगा ठोस। अब हमने क्या देख लिया, ये आपका लिक्विड का होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ेंगे। जो ध्वनि होती है वो जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड है, तो सॉलिड में भी हमें जो साउंड होता है वो सुनाई देगा, ये हम देखेंगे। अब अगला आता है हमारा कि जो ध्वनि होती है, जो साउंड है, वो ठोसों में भी गमन कर सकते हैं। जो सॉलिड चीज़ें होती है तो वहाँ पर भी ये गमन करेगी, ट्रैवल कर पाती है। पहला पॉइंट, धातु का 1 मीटर स्केल। जो धातु होता है, जो मेटल हो, उसका आपको क्या करना है, 1 मीटर जो स्केल होता है, या धातु की एक लंबी सी छड़ आपको ले लेनी है। जो फीता आपका आता है तो फीता आप ले सकते हैं। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। तो इसका एक जो सिरा होता है, एक जो पॉइंट है, वो आपको अपने कान से सटा कर रखना है। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने या खटखटाने को कहिए। तो फिर आपका जो फ्रेंड हो, तो फ्रेंड से आपको कहना है कि जो स्केल आपने लिया है या फीता आपने लिया है, उसको जो दूसरा साइड आपका होता है, तो दूसरे जो शिरा होता है, दूसरा जो किनारा है, उसको आपको धीरे से क्या करना है, खरोंचना है, यानी धीरे से उसको रगड़ना है या उसको खटखटाना है। जैसे आप डोर को खटखटाते हो उसी तरह आपको खटखटाना है। क्या आप खरोंचने की जो ध्वनि होती है वो सुन पाते हैं? तो अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि जो आपके फ्रेंड ने जो स्केल को खरोंचा, तो खरोंचने की जो ध्वनि है वो आपको सुनाई दी, या अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछे कि क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाए। तो आपके जो फ्रेंड है उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपको जो साउंड है वो सुनाई दिया या नहीं। तो किस तरह आपको करना है, चलिए इसकी पिक्चर भी देख लेते हैं कि कैसे आपको ये करना है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड जो है, इस दूसरा जो इसमें 2 बंदे आपके हैं, तो 2 लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 बॉयज यहाँ पर खड़े हैं। एक ने जो स्केल है वो अपना जो फीता लिया हुआ है, धातु वाला यानी मेटल वाला फीता है, तो इसमें क्या किया गया है, तो फीता जो होता है ये इसने अपने कान पे लगाया है। दूसरा ये जो है लड़का, ये इस पर क्या कर रहा है, इस पर खरोच कर रहा है, यानी जैसे आप खुरच देते हो इसी तरह ये क्या कर रहा है, खटखटा रहा है इसको। तो खटखटाने के बाद इससे पूछा गया है कि जो ये यहाँ पर खटखटा रहा है, तो इसकी जो साउंड है वो इस लड़के को सुनाई दी, या फिर इसके आसपास जो चारों तरफ कोई ना कोई खड़ा होगा उससे भी आपको पूछना है कि आपको वो साउंड सुनाई दिया या नहीं दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने कान को, जो आपके कान है यानी ईयर है, उनको जो लकड़ी होते हैं, जो वुड आपकी होती है, या फिर धातु की किसी लंबी चीज के, लंबी जो मेज होती है, जो टेबल आपकी होती है, उसका एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोंचने के लिए कहकर भी उपयुक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी आपने की, एक्सपेरिमेंट की, ये एक्सपेरिमेंट आप लकड़ी की जो मेज आती है या फिर धातु की जो मेज होती है, मेटल वाली मेज, उस पर भी आप इसको कर सकते हैं। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकता है। जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, वो वुड में भी चल सकता है, मेटल में भी आपका चल सकता है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकता है। रियलिटी ये है कि जो ध्वनि होती है, जो साउंड होती है, वो किसी भी जो सॉलिड में भी आपका ट्रैवल कर पाती है। तो आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप के द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकता है। तो आप एक मनोरंजक जो क्रियाकलाप होता है, एक्सपेरिमेंट, उसके द्वारा आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो साउंड होता है वो जो डोरी होती है, तो डोरियों में भी आपकी ट्रैवल कर पाती है। कैसे? आपने जो आपके बनाए हुए जो खिलौने होते हैं, टेलीफोन को आपको याद करना है। जो अब हम बचपन में खेला करते हैं, यानी जो खिलौने होते हैं, जो टॉय होते हैं, तो टॉय वाले जो टेलीफोन होते हैं उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो टॉय वाले टेलीफोन आपके किस तरह आपको बनाने हैं, चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है। पहले चलिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टेबल के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना है। टेबल के साथ कैसे करना है, देखिए यहाँ पर इस लड़की ने अपना जो कान है वो टेबल पर आपका लगाया हुआ है। दूसरी साइड जो इसका फ्रेंड है या कोई अदर जो पर्सन है, वो क्या कर रहा है, इस पर जो मेज पर खटखटा रहा है, यानी मेज पर इस पर खुरच रहा है। तो इसका जो साउंड है वो इस लड़की को सुनाई दे रहा है, तो ये आपका सुनाई देगा। यानी जो आपका साउंड होता है वो आपका ठोस, जो साउंड है वो सॉलिड में भी आपका ट्रैवल करता है, ट्रैवल आपका करेगा। इसके बाद आपका आता है कि जो साउंड है वो डोरी जो होती है, तो डोरी में भी ट्रैवल कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आपका बोला गया है कि जो साउंड है वो डोरी में ट्रैवल आपका कैसे करता है। देखिए यहाँ पर आपने बचपन में इस तरह अपना टेलीफोन आपने बनाया होगा, यानी 2 यहाँ पर क्या, ये इसमें टॉय टेलीफोन आपने लिया है, यानी ये बीच में किससे जुड़े हुए हैं, ये एक डोरी से आपके जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर डोरी से ये इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर एक अगर यहाँ पर बोलेगा तो दूसरे को इसके कानों में सुनाई देगा। तो ये आपका है कि ये आपने एक ने मुँह पे लगाया हुआ है, दूसरे ने कानों पर लगाया है, तो जो मुँह से बोलने वाला है उसको वो उसके कानों में सुनाई देगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आपका अगला
इसके बाद जो इसका पॉइंट है, तो पॉइंट की ओर अपना बढ़ते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, तो फर्स्ट पॉइंट है, क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन करते हैं। जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, वो जो डोरी होती है उसमें भी ट्रैवल आपका करेगा। किसमें? डोरियों में भी आपका ट्रैवल करेगा। जो ये साउंड, जो स्ट्रिंग होती है, डोरी होती है, उसमें ट्रैवल आपका करेगा। तो पहला पॉइंट है, अब तक हमने सीखा कि कंपायमान वस्तु है, जो कंपायमान यानी वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट होता है वो ध्वनि उत्पन्न करता है। जिसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होता है, वही आपका साउंड प्रोड्यूस करता है, तथा यह किसी माध्यम से में सभी दिशाओं में संचरित हो सकता है। ये किसी भी जो माध्यम होता है, जो मीडियम होता है, उसमें सारी की सारी जो डायरेक्शन होता है उसमें ट्रैवल आपका करेगा। यह माध्यम गैस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और ठोस कोई भी आपका हो सकता है। तो जो ध्वनि है वो किसी भी मीडियम में, किसी भी जो इसका सिर्फ इसको क्या चाहिए, माध्यम है आपका चाहिए, और माध्यम के साथ किसी में भी आपका ट्रैवल कर सकता है, चाहे फिर वो आपका गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड आपका हो, तो तीनों में आपका ट्रैवल करता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इस ध्वनि को हम सुनते कैसे? जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसे हम सुनेंगे कैसे? हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, वो अपने कानों के द्वारा हम सुनते हैं। कर्णपटल। अब आता है ईयर ड्रम। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ईयर ड्रम होता क्या है? तो कान के बाहरी भाग की, यानी जो कान हमारा होता है, जो ईयर है, उसका जो बाहरी भाग होता है, जो आउटर पार्ट है, उसकी आकृति कीप यानी फनल जैसी आपकी होती है। तो कीप या फिर जो फनल होता है, तो इस तरह आपका जो फनल आपका होता है, तो फनल की तरह ये आपका होता है। जो फनल आपका होता है, जैसे आप जो पेट्रोल या फिर जो आपका मिट्टी का तेल, जो कैरोसिन ऑयल आपका होता है, वो आप लेते हो, तो उसमें क्या ये फनल आप यूज़ करते हो। तो फनल की शेप में जो आपका क्या होता है, ईयर आपका होता है, कान आपका होता है। तो बाहरी जो आकृति होते हैं, बाहरी जो शेप है हमारी, जो आउटर जो साइड होती है ईयर की, यानी कान की आउटर साइड किस तरह की, फनल की तरह आपकी होती है। इसके बाद है, जब ध्वनि इसमें प्रवेश करता है, जो साउंड होता है, जैसे इसमें एंटर किया, तो यह एक नलिका से गुजरता है। तो ये कैसे, कहाँ से गुजरेगा? जो नलिका आपकी बनी होती है, तो नलिका यानी कैनल, नलिका किसे बोला जाता है? कैनल आपकी होता है। कैनल से ये आपके गुजरेगी, जिसके सिरे पर एक पतली तानी झिल्ली होती है। जिसका जो सिरा होता है वहाँ पर एक पतली सी तानित झिल्ली आपकी होती है, पतली सी तानित झिल्ली होती है, यानी 3 स्टेज मेम्ब्रेन आपके होते हैं। इसे कर्णपटल एयर ड्रम कहते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? कर्णपटल ईयर ड्रम इसको बोला जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पर करती है, यह जानने के लिए कि कर्णपटल क्या कार्य करता है। तो यह जानने के लिए कि जो कर्णपटल होता है, ईयर ड्रम है, वो कौन सा वर्क करता है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि टीन का जो डिब्बा होता है उसका एक कर्णपटल बनाएंगे। तो टीन के डिब्बे से हम क्या बनाएंगे? कर्णपटल यहाँ पर बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले क्या करना, हमें एक प्लास्टिक या फिर टीन का डिब्बा हमें लेना है। इसके दोनों सिरे काटना है, फिर इसके दोनों जो सिरे होते हैं वो हमें काट लेने हैं। तो डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को ताने, फिर क्या करना है, जो डिब्बे का एक सिरा हमें लेना है, तो एक सिरे पर जो रबड़ का जो गुब्बारा होता है वो आपको तान लेना है, यानी जो बैलून आता है वो आपको तान लिया, और इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। फिर क्या करना है, यानी गुब्बारे को तानने के बाद जो रबड़ बैंड आपके आते हैं, रबड़ बैंड वहाँ पर कसकर आपको लगा देनी है। तानित रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्मोकोल के 4 या 5 दाने रखे। फिर क्या करना है, जो जहाँ पर आपने रबड़ जो लगाई हुई है, तो जहाँ पर रबड़ आपने कसी है उसके ऊपर आपको सूखा जो अन्न होता है, ड्राई अन्न, वो आपको रखना है। उसके साथ साथ जो थर्मोकोल होता है या फिर आप जो थर्माकोल है उसके 4 या 5 दाने वहाँ पर रख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट। अब अपने मित्र से, जो आपका मित्र है, जो आपका फ्रेंड है, उसे डिब्बे के खुले सिरे पर, जो खुला हुआ सिरा है, उस पर हुरे हुरे बोलने के लिए कहना है। क्या बोलना है, यानी हुरे हुरे बोलने के लिए आपको कहना है। देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है। फिर आपको देखना है जो अन्न वाले दाने आपने लिए, वीट के जो दाने लिए हैं, उसका क्या होता है। अन्न के दाने ऊपर और नीचे क्यों उछलते हैं। जो अन्न के जो दाने होते हैं वो ऊपर नीचे आपके क्यों होते हैं, यानी अप और डाउन क्यों उछलते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो वो उछलेंगे क्यों। कर्णपटल एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है। जो कर्णपटल आपका है, जो ईयर ड्रम हमने देखा, ये एक तानित जो रबड़ है, यानी इस पर जो हमने रबड़ बैंड लगाई है, तो रबड़ की सीट के समान ही आपका होता है, सिमिलर होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटल को कंपित करता है। जो साउंड होता है वो कंपन जो होता है, तो ध्वनि क्या करते हैं, जो कंपन कर्णपटल आपका होता है, वाइब्रेट ईयर ड्रम को ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन इसमें देती है। क्या करते हैं, वाइब्रेशन देती है। अब है आपका नेक्स्ट, इसके बाद
कि कर्णपटय कंपनों को आंतर कर्ण यानी ईयर जो इनर ईयर हमारा होता है अंदर वाला कान तक भेज देता है। तो कर्णपटय क्या करता है, फिर कर्णपटय जो होता है जो ईयर ड्रम है वो कंपन को यानी जो वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन को जो इनर ईयर हमारा है वहाँ तक मैसेज देता है, भेज देता है। वहाँ से संकेतों को, वहाँ से जो संकेत होते हैं तो संकेत को वो मस्तिष्क तक भेज देता है। फिर वे संकेत जो होते हैं वो जो हमारा माइंड है यानी ब्रेन तक ये आपका भेज देता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। इसी प्रकार क्या है, जो ध्वनि होता है, जो साउंड है वो हम सुन पाते हैं। जैसे आप जो मैसेज होता है, मैसेज आप किसी यानी अपने फ़ोन से आप मैसेज कर रहे हो किसी दूसरे को, तो मैसेज पहुंचने में आपका क्या यानी कुछ ही सेकंड का आपका टाइम लगता है, लेकिन मैसेज का जो प्रोसेस होता है वो भी आपका क्या यानी एकदम से जो आपका मैसेज जाता है वो पहले क्या सैटेलाइट से आपका होता है, उसके बाद ये आपका दूसरे पर्सन के पास आपका जाता है। यानी ये कुछ ही मिनटों, कुछ ही सेकंडों का आपका खेल रहता है। तो इसी तरह जो मैसेज आपका जाता है ब्रेन के, ये भी आपका बहुत ही सेकंडों में आपका पहुंच जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका इसके बाद कि हमें कभी भी अपने कानों में जो अपने कान होते हैं, जो ईयर है, उनमें कोई भी जो तीखी या नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटय को जो हमारा ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम को क्या करता है, ये क्षति पहुंचाता है यानी हानिकारक जो उनके लिए है हानिकारक होता है, जिससे सुनने की जो शक्ति होती है हमारी वो कम हो सकती है। कंपन का आयाम और आवृत काल या आवृत्ति हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार ह्यूमन जो ईयर होता है उसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो डिब्बा लेना है यानी प्लास्टिक का यहाँ पर डिब्बा इसने लिया हुआ है। तो प्लास्टिक के डिब्बे में इसने क्या किया यानी दोनों सिरे इसने काटे हुए हैं। तो पहले जो सिरे पर था इसने जो गुब्बारा आपका आता है यानी बैलून आता है गुब्बारा, वो इसने चढ़ा लिया। तो गुब्बारा चढ़ाने के बाद जो रबड़ बैंड आपका आता है सिंपल वाला, तो सिंपल रबड़ बैंड इसने इस पर चढ़ा दिया। तो सिंपल रबड़ बैंड आपका लगाया हुआ है और इसने ऊपर इसके जो गुब्बारे के ऊपर क्या रखा है यानी जो अन्न के दाने हैं वो इसने रख दिया और नीचे से क्या है आवाज़ दे रहा है यानी नीचे से इसमें साउंड दे रहा है हुरूर करके। तो इस तरह साउंड देने के बाद ये क्या देख रहे हो, जो अन्न के दाने यहाँ पर रखे गए थे वे क्या हो रहे हैं, ऊपर उछल रहे हैं यानी वो ऊपर नीचे आपके हो रहे हैं, जंप कर रहे हैं। तो ये किस तरह, तो यही आपका था, तो ये आपने पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका, इसी तरह हमारा ईयर ड्रम प्रोसेस अपना करता है। अब नेक्स्ट जो अगला है हमारा इसके बाद आता है, तो ये जो हमें पिक्चर देखनी थी, हमें अपना जो कान है, कान की यानी जो कर्ण मानव कान आपका है, ह्यूमन का ईयर है, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, देन आगे अपना पॉइंट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद। चलिए इसमें सबसे पहले ये देखिए कान होता है, ये आपका क्या है, ये कान है। तो यहाँ पर ये कान आपको दिखाई दे रहा है, तो कान में ये आपका क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर क्या होता है, यही आपकी ईयर ड्रम होती है यानी कर्णपटय आपका होता है। ये क्या होता है, कर्णपटय आपका है, जिसे बोला जाता है कर्णपटय या फिर ईयर ड्रम आप इसको बोल सकते हो। और यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये आउटर वाली, ये क्या होता है, इनर ईयर आपका है। ये क्या है, इनर ईयर आपकी होती है, ये इनर ईयर आपका है। ये फनल की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं यानी ये कर्णपटय किसकी तरह होता है, फनल की तरह होता है, कीप की तरह आपका होता है। और ये अंदर ये आपका इनर वाला पोर्शन होता है, ये यहाँ तक आपका मैसेज देता है और यहाँ से मैसेज फिर आपके ब्रेन में आपका जाता है यानी जो ब्रेन है, ब्रेन को ये आगे मैसेज सेंड कर देता है। तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट। तो यहाँ पर आता है कि जो कंपन का जो आयाम होता है या फिर आवृत काल तथा आवृत्ति या फिर जो दोलन गति होती है, तो ये क्या होता है, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कंपन का आयाम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपन का आयाम यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद यानी दोलन गति, दोलन यानी गति क्या होती है, ओसिलेटरी मोशन आपका होता है। ये क्या होता है, ओसिलेटरी मोशन आपका होता है। तो ओसिलेटरी मोशन होता क्या है, ओसिलेटरी मोशन है क्या, तो पहला पॉइंट आता है कि कोई भी वस्तु आपने ली, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, उसका बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपका फ़ोन होता है, तो फ़ोन आपका है, जैसे ही कोई कॉल या मैसेज आपका आता है वो क्या करता है, वाइब्रेशन अगर आपने रखा हुआ है, वाइब्रेशन वहाँ पर लगाया हुआ है, तो फ़ोन क्या करेगा, वाइब्रेट करता हुआ आपका थोड़ा सा मोशन करेगा, उसमें गति आएगी, मोशन वो करता है। तो इसी गति को क्या बोला जाता है, जो ये गति करता है, मोशन करता है, इसी को दोलन गति आपका बोला जाता है, ओसिलेटरी मोशन इसको कहा जाता है। अब है आपका नेक्स्ट इसके बाद कि दोलन की जो आवृत्ति होती है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि दोलन की आवृत्ति, तो दोलन की आवृत्ति है कैसी। तो चलिए पहला पॉइंट आता है प्रति, दोलन की जो आवृत्ति होती है तो प्रति सेकंड यानी प्रति सेकंड
होने वाले दोलनों की संख्या, दोलनों की जो संख्या होती है उसी को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? दोलन की आवृत्ति कहते हैं। तो उसी को दोलन की आवृत्ति कहा जाता है। तो दोलन की आवृत्ति आपने देख लिया कि प्रति सेकंड, यानी जो प्रति सेकंड में आपकी हो जाती है। अब है आपकी आवृत्ति को, जो आवृत्ति है उसी को हर्ट्ज में मापा। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति जो ओसिलेटर आपका होता है इसे किस में नापा जाता है? इसे मापना हर्ट्ज में आपका, यानी ये आपका जो फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में आपका मेजर किया जाता है। जो फ्रीक्वेंसी होगी दोलत की, ओसिलेटरी की, तो ये आपका, तो ओसिलेटरी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मापी किस में जाती है? मेजर किस में जाती है? हर्ट्ज में आपकी मेजर की जाती है। इसका संकेत HZ आपका होता है। एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर आपके होते हैं। तो एक हर्ट्ज में कितनी, यानी जो दोलन प्रति होती है, यानी जो ओसिलेटर है वो पर सेकंड आपका होता है। तो यदि कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करते हैं तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी जो आवृत्ति है वो क्या आपकी होगी, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो यदि अगला पॉइंट है यहाँ पर कि ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। तो ध्वनि, अगर ध्वनि जो है, जो साउंड है वो प्रोड्यूस करने वाली जो वस्तु होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको देखे बिना भी आप क्या कर सकते हैं? उसके जो उसकी ध्वनियाँ होती है, उसका जो साउंड है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कैसे? पहला पॉइंट है यह कैसे संभव हो पाता है? तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हमने ऑब्जेक्ट ही नहीं देखा तो ऑब्जेक्ट के बिना हम उसका जो साउंड होता है वो कैसे पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे? इसके लिए आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हो। तो इसके लिए जो आवश्यक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यानी इसके लिए जो नीड है, नेसेसरी है, वो है कि जो साउंड है वो डिफरेंट तरह का आपका होना चाहिए, डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इनका कौन सा कारक होता है, कौन सा फैक्टर है जो इन्हें डिफरेंट बनाता है, भिन्न आपका बनाता है? जैसे आपने देखा होगा आपके घर में 3-4 मोबाइल आपके हैं, तो सभी का जो साउंड होता है, यानी मोबाइल का जो साउंड है वो डिफरेंट आपका आता है। तो तब आपको पहचान लेते हो, जब आपके फोन पे फोन आएगा तब आपको पता चल जाता है। अगर दूसरे के फोन पर फोन आता है तब भी आपको पता चल जाता है। वो किस वजह से? जो उसका जो साउंड, यानी जो उस पर वो रिंग लगाए रखते हैं, यानी सबकी जो रिंग टोन होती है वो अलग अलग आपकी रहती है, तो उसी से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, इसी तरह आपका आगे ये प्रोसेस आपका है। अब है नेक्स्ट आपका जो आयाम है या आवृत्ति है, वो किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। 2 महत्वपूर्ण गुण आपके हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? सबसे पहले क्या, या हम ध्वनियों में जो ध्वनि होते हैं, जो साउंड होता है, उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं। जो साउंड है उनका साउंड में जो आयाम होता है, जो आवृत्ति होता है, उसके आधार पर, उसके बेस्ड पर भी हम इसमें डिफरेंस कर पाते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा कि प्रबलता तथा, यानी 2 वे कौन कौन से होता है? एक प्रबलता होता है, दूसरा आपका तारत होता है। तो प्रबलता क्या होता है? लाउडनेस। और तारत क्या होता है? पिच आपका होता है। प्रबलता को बोला जाता है लाउडनेस, लाउडनेस आपका हो गया। और जो तारत होता है ये पिच आपका होता है। तारत को क्या बोला जाता है? पिच आपका बोला जाता है। तो तारतों को पिच आपका बोला जाता है। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले एक धातु आपको लेनी है, एक मेटल लेनी है। मेटल का आपको जो गिलास होता है वो आपको ले लेना है, और एक चाय का चम्मच, यानी चाय का जो चम्मच आता है वो आपने ले लिया। तो चम्मच जो होती है, यानी स्पून आपने ले ली। इसके बाद चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराना है। क्या करना है? जो गिलास है वो आपको हल्का, यानी धीमे से, हल्के से, स्लोली आपको जो गिलास का जो किनारा होता है वहाँ पर आपको, यानी गिना, ये आपका गिलास है, यहाँ पर ये आपका गिलास है, तो गिलास का जो किनारा होता है यहाँ पर आपको हल्के से उसे अटैच करना है, यानी टकराना है, लगाना है। तो उससे उत्पन्न हुई ध्वनि को आपको सुनना है। फिर उससे वहाँ से जो टकराने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो साउंड आपको सुनना है। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। अब क्या करना है? अभी तक आपने हल्का किया था, अब आपको जो गिलास है उस पर आपको तेजी से, यानी जोर से वहाँ पर चोट मारनी है, जोर से उस पर टकराना है, तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को आपको सुनना है। फिर आपको जो ध्वनि वहाँ पर प्रोड्यूस हुई वो ध्वनि आपको दोबारा सुननी है, यानी जोर से लगाने के बाद जो ध्वनि वहाँ पर आपको सुनाई दी वो आपको दोबारा से सुननी है। तो सुनने के बाद अब आपका आता है नेक्स्ट, इसमें अगला पॉइंट, क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? जैसे हमने जो गिलास होता है, तो गिलास पर जैसे हमने जो चम्मच ली थी, तो चम्मच अगर हम जोर से वहाँ पर मारते हैं तो
ध्वनि यानी जो साउंड होता है वो लाउडली आपका आता है। जैसे आप जो बोलते हो, जब आप तेजी से यानी स्पीड में आप बोलोगे तो तब क्या होता है, जो आपका लाउडनेस होती है वो ज़्यादा होती है। तो उसी तरह इसमें आपका है, जब आप हल्का यानी जब आप हल्के यानी नॉर्मल वॉइस में आप बोलते हो तब जो आपका साउंड होता है वो कम आपका लाउडनेस रहता है। लेकिन जैसे आप जो जोर के यानी चिल्ला के आप बोलते हो उस टाइम पर क्या होता है, आपकी जो आवाज़ होती है वो लाउडली होती है, लाउडली आपकी होती है। तो अब यहाँ पर है, अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। अब क्या करना है आपको, जो गिलास आपने लिया तो गिलास का जो किनारा था जहाँ पर हम जो चम्मच थी यानी स्पून थी उसको अटैच कर रहे थे, बार बार उसको लगा रहे थे, वहाँ पर आपको छूते हुए यानी उसको टच करते हुए एक थर्माकोल की एक छोटी सी जो गेंद आती है वो आपको लटका देनी है। तो वो लटका दी। गिलास को फिर कंपित कराइए, यानी गिलास को क्या करना है, आपको वाइब्रेट कराना है। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है, जो गेंद है तो वो कितनी दूर वहाँ पर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप होती है, वो क्या होगी, उसकी माप आपकी होगी। अब है नेक्स्ट, इसके बाद अगला पॉइंट है कि ध्वनि की प्रबलता। जो ध्वनि है तो ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जो ध्वनि यानी साउंड की जो लाउडनेस होती है वो उसका जो आयाम होता है उस पर ये आपकी डिपेंड करती है। तो आयाम पर यह आपकी डिपेंड करेगी। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है, कोई भी जो कंपित वस्तु होती है, वाइब्रेशन वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वो आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होते हैं। तो इससे इसके द्वारा जो प्रोड्यूस जो ध्वनि होगी, जो साउंड आपका उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी आपका लाउडली होगा। तो ये आपका डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पर है, जो इसका कंपित वस्तु का जो आयाम होता है। अगर आयाम अधिक होगा तो जो साउंड होगा वो भी आपका ज़्यादा यानी लाउडली आपका रहता है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद हो जाती है। तो जो आयाम होता है अगर वो कम होगा, तो आयाम अगर कम है तो आयाम जब कम होगा, जो आयाम है अगर वो कम हो जाता है तो उत्पन्न जो ध्वनि होते हैं, जो साउंड होगा वो भी स्लो आपका होगा, यानी मंद होता है, धीरे आपका होता है, धीरे होगा। चल आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट आता है, यानी ये डिपेंड किसके पर करता है, फ्रीक्वेंसी पर आपका डिपेंड करता है। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, अब गिलास को पहले धीमे, अब क्या करना है, जो गिलास आपने लिया था उसको पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात आपको करना है। पहले आपने धीरे किया, फिर उसके बाद आपको अधिक बल उस पर लगाना है और अधिक फोर्स से यानी अधिक बल से उस पर आघात देनी है, चोट आपको देनी है, यानी तेजी से वहाँ पर मारना है। अब दोनों स्थिति यानी दोनों जो सिचुएशन आपके सामने आई उसमें गिलास के जो कंपन है, जो गिलास में वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेट वो करा, वहाँ के आयामों की यानी फ्रीक्वेंसी की आपको कंपेयर करनी है कि किस स्थिति में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी अधिक है। आयाम जो है, आयाम का मतलब है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आपकी ज़्यादा हुई। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। तो उदाहरण के लिए यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, यदि आयाम 2 गुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। अगर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगर जो आयाम होता है अगर फ्रीक्वेंसी 2 गुनी हो जाती है, डबल आपकी हो जाती है, तो वहाँ पर जो प्रबलता होगी यानी जो इसकी आयाम यानी फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो गई तो लाउडनेस क्या होगी, 4 गुना आपकी हो जाती है। प्रबलता को डेसिबल, जो प्रबलता होती है, जो लाउडनेस है, लाउडनेस को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों में आने वाली ध्वनि की जो प्रबलता होती है, साउंड की जो लाउडनेस है उसका कुछ बोध कराती है। तो चलिए यहाँ पर आपकी एक टेबल दी गई है, ये टेबल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टेबल आपकी है। यहाँ से चलिए पहला पॉइंट आता है इसमें, जो सामान्य श्वास आपका होता है। पहली फर्स्ट टेबल में आपको दिया गया है जो जनरल यानी नॉर्मल ब्रीथिंग आपकी होते हैं। सामान्य जो श्वास आपका चलता है, सामान्य नॉर्मल ब्रीथिंग आपकी 10 dB आपकी होती है, 10 dB आपकी हो जाएगी। dB का मतलब है डेसिबल से, किससे, डेसिबल से आपका मतलब होता है। इसके बाद है मंद फुसफुसाहट यानी धीमी यानी सॉफ्ट आपका रहता है, ये होते हैं 30 dB। और सामान्य बातचीत या वार्तालाप जब आप करते हो, नॉर्मल जो कन्वर्सेशन आपकी चलती है वो 60 dB में आपकी चलती है। और व्यस्त यातायात जो बिजी ट्रैफिक आपका रहता है वो 70 dB में आपका होता है। और औसत फैक्ट्री जो होता है, एवरेज जो फैक्ट्री होती है वो 80 dB आपका होता है। यानी इससे ऊपर आपका नो, इससे ऊपर क्या होता है, यानी 80 dB से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। यानी अगर 80 dB से 80 डेसिबल से जो साउंड होता है, जो वहाँ पर प्रबल यानी जो शोर होगा वो ज़्यादा आपका होता है, वो आपके लिए कष्टदायक होता है, यानी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है।
तो अब है नेक्स्ट आपका, यहाँ पर आपको देखे दिया भी गया है कि 80 dB से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो शरीर यानी जो बॉडी है उसके लिए आपका कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की जो लाउडनेस होती है, साउंड की जो लाउडनेस है, इसके आयाम यानी जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है उस पर डिपेंड करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल हो जाती है, लाउडली आपकी हो जाती है। जब आयाम छोटा है तो उत्पन्न ध्वनि भी मंद हो जाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी अगर छोटी है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी आपका क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस भी आपका कम आपका होता है। इसके बाद यहाँ पर नया क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना, कोई बच्चा है उसका जो ध्वनि होता है, जो साउंड है, उसकी कंपेयर एक वयस्क से आपको करना है, यानी एक एडल्ट से आपको करनी है, बड़े से आपको करनी है। एक बच्चा आपको लेना है, उसके साथ साथ जो बड़ा है यानी बड़े को आपकी उसकी दोनों की जो ध्वनि होता है, जो साउंड होता है, वो आपको कंपेयर करना है। क्या इनमें कुछ अंतर है? वो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अंतर आएगा। चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो, दोनों जो ध्वनियाँ होते हैं, जो साउंड होता है, वो दोनों कैसा हो, प्रबल आपका हो, लाउडली हो, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता आएगी, फिर भी उसमें क्या आएगी, भिन्नता क्या आएगी, डिफरेंसेस आएंगे। आइए देखिए ये किस प्रकार आपका भिन्न होता है, किस प्रकार आपका डिफरेंट होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि मैं चकित हूँ, वो सरप्राइज्ड है। कैसे? कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। तो जो मेरी आवाज़ है वो जो आपके टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनसे भिन्न क्यों होती है, डिफरेंट क्यों होती है। तो पहला यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर बनता है कि जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी साउंड की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करते हैं। यानी जो श्रिलनेस होती है या पिच होता है वो आपका डिपेंड, वो क्या करती है, निर्धारित आपका करती है, तो डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। यदि कंपन, जो कंपन होता है, जो फ्रीक्वेंसी का जो वाइब्रेशन है, वो आवृत्ति, उसकी जो आवृत्ति होती है अगर अधिक हुई, यदि जो वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर अधिक होगी तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। तो हम क्या कहते हैं, जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, वो कैसा है, तीखा आपका है। यदि कंपन की आवृत्ति कम हो, अगर जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की जो आवृत्ति होती है, वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर वो कम होती है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। जो ध्वनि होती है उसका जो तारत्व होता है यानी जो पिच होता है वो क्या होता है, कम आपका होता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे ढोल है वो मंद आवृत्ति से कंपित होता है, यानी ढोल जो है वो कम फ्रीक्वेंसी में आपका वाइब्रेट कर रहा है, यानी कम फ्रीक्वेंसी है वो वाइब्रेट कर रहा है, तो इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति, जो सीटी हम बजाते हैं यानी जो विशिल होते हैं, सीटी होती है, उसकी आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि जो होता है, जो साउंड वहाँ पर क्रिएट आपका होता है, प्रोड्यूस आपका होता है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। जो पक्षी होता है, जो बर्ड्स होता है, वो कैसे तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, वो उसकी जो पक्षी होता है, तो पक्षी की जो ध्वनि होती है वो उच्च आपकी होती है, जबकि शेर की धाड़ का तारत्व मंद होता है। लेकिन जो शेर होता है, जो लायन है, उसकी जो धाड़, यानी जो शेर है वो धाड़ मारता है, तो उस टाइम पर जो लायन है वो धाड़ मारता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो उसका तारत्व होता है वो आपका मंद होता है, तो लो पिच में आपका होता है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, तथापि शेर की धाड़ अत्यधिक प्रबल है। लेकिन जो शेर की दहाड़ होती है, दहाड़ है, वो अत्यधिक प्रबल होती है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। लेकिन जो पक्षी का जो साउंड होता है वो दुर्बल आपका होता है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं, क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चों की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवृत्ति की जो आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? तो सामान्यतः एक महिला की आवाज़ जो होती है वो किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। जनरली क्या होता है, जनरली हम कह सकते हैं जो महिला की जो आवाज़ होती है, जो वॉइस होती है, वो किसी भी जो मेल होता है उसकी अपेक्षा में क्या होता है, अधिक आवृत्ति होती है, यानी वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है और ज़्यादा तीखी भी आपकी रहती है। तो श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ, अब है कि श्रव्य या अश्रव्य ध्वनियाँ होती क्या है, यानी ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। अब हम पढ़ेंगे ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। तो यहाँ पर आता है पहला पॉइंट कि ऑडिबल एंड इनऑडिबल जो साउंड होता है, इनऑडिबल साउंड, तो ये होता क्या है। पहला पॉइंट है, हम जानते हैं कि ध्वनि जो है वो उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। तो हम ये जानते हैं कि जो ध्वनि होती है, यानी ध्वनि प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक वाइब्रेशन, जो वाइब्रेटिंग जो बॉडी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब है, क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? जितने भी कंपायमान जो वस्तु होते हैं, वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट होता है, उनकी जो ध्वनि होती है, जो साउंड है, उनको सुन सकते हैं?
तो तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान से सुन सकते, कान जो मानव कान है वो सुन नहीं सकता। यानी अगर 20 कंपन जो आपका अप्रोक्स माना गया है कि जो 20 कंपन आपका होता है, तो 20 जो वाइब्रेशन आपका होता है, 20 वाइब्रेशन पर सेकंड, तो जो ह्यूमन के जो कान होते हैं वो नहीं सुन सकता। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती। तो मानव कान उसको नहीं सुन सकता, ह्यूमन ईयर उसको नहीं सुन सकता। नेक्स्ट आता है ऐसी ध्वनियों को, ऐसी जो ध्वनियाँ होती है इनको इनऑडिबल कहता है। यानी ये इनऑडिबल क्या होता है, अश्रव्य इसको बोला जाता है। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की भी ध्वनियाँ भी मानव कान के द्वारा संसूचित नहीं है। यानी ना तो हम 20 हर्ट्ज से कम यानी 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन सकते, और जो 20,000 जो आपका ये आपका होगा, तो 20,000 जो आपका किलो हर्ट्ज ये भी हम नहीं सुन सकते। तो इससे ज़्यादा भी नहीं सुन सकते, उससे कम भी आप नहीं सुन सकते। अतः मानव कानों के लिए, जो मानव के जो कान है उनके लिए श्रव्य की आवृत्ति का पुरास यानी जो रेंज है वो कितनी है, अप्रोक्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आपका है। तो इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। कुछ जंतु होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी है उसका साउंड भी सुन लेते हैं, जिसमें कुत्ते होते हैं यानी जो डॉग है वो भी ये क्षमता रखते हैं। तो डॉगों के पास भी ये आपकी क्षमता होती है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर है कि जो पुलिसकर्मी आपके होते हैं, पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं। जो पुलिसकर्मी होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो उच्च आवृत्ति की जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वैसी सीटियाँ वो रखते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं। जिसे क्या, जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग होते हैं वो सुन लेते हैं, लेकिन मानव नहीं सुन पाता। जाने माने प्राश्र ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, इसका यानी ये BSc जो 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करता है। जो अल्ट्रासाउंड आपका होता है, यानी जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर कराते हैं इसका भी जो आपका प्रोसेस ये कितने का होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका 20,000 से ज़्यादा आपका होता है। यानी 20,000 हर्ट्ज से जो हर्ट्ज है उससे ज़्यादा आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि शोर तथा संगीत है क्या। जो नॉइज आपका है यानी शोर और संगीत है क्या। तो इसमें शोर संगीत यानी नॉइज और म्यूजिक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो नॉइज एंड म्यूजिक है क्या, नॉइज एंड म्यूजिक। तो ये होता क्या है, पहला पॉइंट है हम अपने चारों ओर, जो हमारे चारों ओर है और विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ होते हैं, जो साउंड हम सुनते हैं, क्या ध्वनि सदैव सुखद होते हैं। जो ध्वनि होते हैं, जो साउंड होते हैं वो हमेशा सुखद आपकी रहेगी। क्या ध्वनि कभी भी आपको कष्ट पहुंचाती है, जो ध्वनि होते हैं कभी भी आपको कष्ट पहुंचाती हैं। तो कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगते हैं, कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं यानी सुखद होते हैं, जबकि कुछ जो ध्वनि होते हैं वो अच्छी आपको नहीं लगती। मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है, यानी आपके आसपास क्या है, निर्माण कार्य, यानी कोई घर बना रहा है, तो वो निर्माण कार्य अगर चल रहा है तो वो साउंड आपको पसंद नहीं आएगा। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती है। क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती है, बिल्कुल नहीं, ये आपका दोनों चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती होगी। इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। तो इस प्रकार की जो अप्रिय जो ध्वनि होते हैं, जो साउंड होते हैं, इसी को नॉइज आपका बोला जाता है, शोर आपका बोला जाता है। कक्षा जो होती है यानी कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे। तो अगर कक्षा में जो भी आपका नॉइज होता है यानी शोर आपका होगा, ये भी क्या होता है, नॉइज होता है, शोर आपका होता है। अब आता है सुस्वर ध्वनि। तो सुस्वर ध्वनि होती क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर बनता है अगला, तो अगला पॉइंट यहाँ पर है कि सुस्वर ध्वनि। तो सुस्वर ध्वनि होती क्या है। चलिए, सुस्वर जो ध्वनि है यानी इसमें आता है म्यूजिकल साउंड, जो सुस्वर ध्वनि होती है। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की जो ध्वनियों का आनंद लेते हैं। जो वाद्य यंत्र होते हैं यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उनसे जो साउंड आपका आता है, जैसे आप लाउडली क्या सुनते हो, जो गाने वगैरह आप सुनते हो वूफर वगैरह बजाकर या टीवी की आवाज़ ज़्यादा वॉल्यूम कर, तो वो जो वाद्य यंत्र यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो साउंड होता है उसका आप आनंद लेते हो, वो आपको अच्छे लगते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगते हैं। सुस्वर ध्वनि का अर्थ क्या है, जो आपके कानों को
अच्छी लगती है, यानी आपको अच्छी लगती है, ईयर को आपको अच्छी लगती है, तो हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाते हैं। जो हारमोनियम होता है, तो हारमोनियम जब बजाते हैं उसके, यानी हारमोनियम बजाने के टाइम पर जो साउंड क्रिएट होता है वो आपका सुस्वर ध्वनि बुलाया जाता है। सुस्वर आपकी जो ध्वनि है, साउंड, वो कहलाएगा। सितार के तार द्वारा, जो सितार होता है उसके तार के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि है वो भी सुस्वर ध्वनि आपकी कहलाती है। लेकिन यदि संगीत होता है अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा? अगर जो संगीत आपका चल रहा है और संगीत में जो आवाज़ है वो ज़्यादा लाउडली आपने कर दी, तो ज़्यादा लाउडली होने के बाद अगर वो प्रबल हो जाता है, लाउडली हो जाता है, तब वो संगीत, क्या ये संगीत आपका संगीत रहेगा? अब आता है नेक्स्ट आपका कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी नॉइज पोल्यूशन आपका है। ये आपका अगला है नेक्स्ट। तो ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन होता क्या है? अब हम पढ़ेंगे नॉइज पोल्यूशन के बारे में। तो नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? तो पहला पॉइंट यहाँ पर आता है आपका ध्वनि से, यानी आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। जो वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन के बारे में आप जानते हैं, वायु में जो अवांछित गैस है तथा कणों के जो पार्टिकल्स है उसके प्रेजेंस से वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन आपका होता है। इसी प्रकार क्या होता है, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित जो ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो इसी तरह से जो वातावरण होता है, तो वातावरण में जब अवांछित या फिर अत्यधिक जो ध्वनि हो जाती है, जो साउंड हो जाता है, उसी को ध्वनि प्रदूषण या नॉइज पोल्यूशन आपका बोला जाता है। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ध्वनि प्रदूषण है, नॉइज पोल्यूशन है, उसके कुछ जो सोर्स है उनकी लिस्ट आप रेडी कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है, नॉइज पोल्यूशन है, तो उसके जो मेन कॉजेज है वो क्या क्या है? तो वाहनों की, जो वाहन है उनकी जो ध्वनियाँ होती है, विस्फोट, जिसमें पटाखों का फटना भी आपका सम्मिलित होता है। तो पटाखे जो है वो आप यानी जो क्रैकर्स होते हैं वो आप जलाते हो, उससे भी आपका क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन आपका होता है जब वे फटते हैं। मशीनें हो गए या लाउड स्पीकर जो होता है, ये भी आपका नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब है कि घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं? जो घर है आपका, यानी जो घरों में आप जो स्रोत है यानी साउंड जो जहाँ से आपका प्रोड्यूस होता है, वो कौन कौन से सोर्सेज हो गए? पहला पॉइंट है कि ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविजन, जो ऊंची आवाज़ में आप टेलीविज़न चलाते हो, या ट्रांजिस्टर जो रेडियो होता है, रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे अप्लायंसेस, जैसे आपका अप्लायंसेस उपकरण होते हैं जिससे अप्लायंसेस बोलते हैं, कूलर आपका हो गया, या वातानुकूलक, सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी आपकी होती है। तो ये जो है नॉइज पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आपकी रहती है। अगला पॉइंट है कि ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ हैं? तो ध्वनि प्रदूषण की जो हानियाँ होती हैं क्या क्या आपकी होती है? पहला पॉइंट है कि परिवेश जो होता है उसमें अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का क्या बनता है, कारण आपका बन जाती है। इसके साथ साथ अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से आपके उत्पन्न हो सकते हैं। यानी जो अनिद्रा का मतलब क्या है, यानी नींद ना आना, यानी स्लीप की कमी, लैक ऑफ स्लीप आपकी होती है, हाइपर टेंशन आपकी होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद साथ क्या होता है, एंजाइटी यानी चिंता करना आपका रहता है। और जो हेल्थ के डिसऑर्डर, आपके बहुत से डिसऑर्डर होते हैं जो नॉइज पोल्यूशन के कारण आपके होते हैं। अब है आपका अगला पॉइंट, लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव से, लगातार अगर आप लाउडली जो साउंड सुनते हैं उसके इफेक्ट में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की जो क्षमता होती है, सुनने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो अस्थायी हो जाती है और वो अस्थायी रूप से आपकी कम हो जाती है। तो स्थायी रूप से फिर वो क्या हो जाती है, यानी सुनने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण की सीमित रखने के उपाय, जो ध्वनि प्रदूषण है, जो नॉइज पोल्यूशन है, उसको सीमित रखने के लिए यानी लिमिट में रखने के लिए क्या उपाय है? पहला पॉइंट आता है कि ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए जो वायुयान के इंजनों, यातायात के वाहन और औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रव सामक युक्त यानी साइलेंसर लगाने चाहिए। क्या लगाने चाहिए? साइलेंसर लगाने चाहिए। इसके बाद है अगला पॉइंट कि आवासीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो जो आवास होते हैं, तो आवास में जो ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइज पोल्यूशन आपका होता है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? तो ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो एक्सपेरिमेंट यानी जो क्रियाकलाप होते हैं उसको आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के जो हॉर्न का उपयोग कम से कम आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ जो टेलीविजन तथा संगीत निकाय की जो ध्वनि है वो भी प्रबलता में कम रखनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट कि ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक ना पहुंचे। तो अगर जो साउंड पोल्यूशन आपको, यानी जो आवास वाले क्षेत्र होते हैं जहां पर आप रहते हो, तो वहां पर जो जो ध्वनि प्रदूषण आपका होता है, साउंड पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन आपका है, उसको कंट्रोल रखने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके तेज आवाज में आप जो संगीत यानी जो गाने वगैरह आप सुनते हो तो उसे लाउडली ना सुने, यानी अपने जो स्लो आवाज में आप उसको सुन सकते हैं। इसके साथ साथ आते हैं श्रवण क्षति, यानी श्रवण क्षति क्या होता है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट आपका होता है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है, पहला पॉइंट है कि पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, जो कि क्या होती है, विरले ही, यानी रेयर आपका पाया जाता है प्राय जन्म से, यानी क्या होता है, ये रेयर होती है, ये आपका बर्थ से आपकी होती है, क्या होती है, जन्म से आपकी होती है। आंशिक असक्षमता यानी डिसेबिलिटी सामान्य किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। इसके बाद कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, और कठिन जो श्रवण शक्ति आपके होते हैं वाले जो बच्चे होते हैं तो उनको विशेष यानी स्पेशल जो देखरेख की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जो संकेत वाली जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसको सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण असक्षमता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर रहा है। तो जो श्रवण है, उस श्रवण जो क्षतिग्रस्त जो व्यक्ति है, हियरिंग इम्पेयर्ड, उनके लिए बहुत सारे इसमें आपका चेंजेस किया जा रहा है, सुधार आपका किया जा रहा है। तो ये आपका चैप्टर था साउंड वाला। चलिए इसमें पूरा डिस्कस हमने कर लिया। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।